हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल टेक सॉल्यूशन। तो आखिरी लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि त्रुटि क्या होती है और त्रुटियों के कितने प्रकार होते हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने बात ज्ञात किया था कि किस तरह से अलग अलग त्रुटियों के कारण क्या होते हैं और इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। तो आपको मैं एक बार फिर से याद दिला दूं कि आपने पढ़ा था सिस्टमेटिक एरर यानी कि क्रमबद्ध त्रुटियां। ये क्यों होती है? क्योंकि सिस्टम में किसी तरह के परिवर्तन या सिस्टम में किसी तरह के चेंज होने की वजह से इस तरह की त्रुटियां आती हैं। दूसरा आपने पढ़ा था रैंडम एरर, जिसको आकस्मिक त्रुटि या यादृच्छिक त्रुटि भी कहते हैं। ये त्रुटियां होती ही होती हैं, यानी आप कितने भी सुप्रीम क्वालिटी के एनालाइजर ऑब्जर्वर है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये त्रुटि होनी ही होनी है। तीसरी अगर हम लोग बात करेंगे कि एक होता है स्थूल त्रुटि यानी ग्रॉस एरर। ये तब होती है जब हम लोग गणना करते हैं किसी तरह का, तो वहां पे जो त्रुटि होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्थूल त्रुटि बोलते हैं। तो देखो, सबसे पहली वाली बात अगर हम लोग करें सिस्टमेटिक एरर कोई, यानी कि अगर हम लोग क्रमबद्ध त्रुटियों को दूर करना चाहें तो बड़ा आसान है कि क्रमबद्ध त्रुटियों को दूर करने के लिए सिस्टम को सब कुछ वेल करना पड़ेगा, सब कुछ सही करना पड़ेगा। सिस्टम चाहे वो वातावरण यानी कि एटमॉस्फेयर इन सेंस की जो वेदर कंडीशन है, या फिर आपका व्यक्तिगत रूप से उसको एक ऐसा जो जिसको आता हो चलाना वो चला रहा हो इंस्ट्रूमेंट को, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? सिस्टमेटिक एरर को दूर कर सकते हैं। यानी सिस्टमेटिक एरर को दूर करना कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। लेकिन उसके बाद अगर हम लोग बात करें सिस्टमेटिक एरर के बाद, तो वो होता है आकस्मिक त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि या रैंडम एरर। तीनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो रैंडम एरर नाम से भी क्लियर है कि ये त्रुटि, पहली बात तो इसका कारण हमें ज्ञात ही नहीं होता है, ठीक है ना। और इस त्रुटि को हम लोग ऐसा कुछ हटा करके दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम लोग बढ़ा देते थे। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जब भी हम प्रैक्टिकल करते हैं या प्रैक्टिकल अप्रोच वाले कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वहां पे आपको क्या दिखाई देगा कि आप ऑब्जर्वेशन के नंबर को बढ़ाते हैं, और जितना ज्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ता है हमारा वैल्यू उतना ही ज्यादा एक्यूरेट आने लगता है, यानी यथार्थ आने लगता है। और कल हम लोगों ने इस पे ही बात किया था कि किस तरह से यथार्थता क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है, यानी कि यथार्थता क्या होता है और उसके साथ साथ परिशुद्धता क्या होती है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं, वही उसके बाद मैंने आपको बताया कि रैंडम एरर को दूर कैसे करते हैं। तो मैंने आपको याद दिलाया कि ऑब्जर्वेशन नंबर को बढ़ा करके, यानी प्रेक्षणों की संख्या अगर हम लोग बढ़ा देंगे तो यह निश्चित है कि उसके अंदर जो है त्रुटि 1 बाई, मतलब कहने का मतलब है कि n टाइम्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तीसरी बात हम लोग बात करेंगे स्थूल त्रुटि, यानी कि गणना करते हुए त्रुटि जब हो जाती है तो उस त्रुटि को कैसे दूर करेंगे। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा कल नहीं बता पाए थे क्योंकि लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया था। आज इसको फिर से शुरू करते हैं और यहीं से हम लोग का मेन टारगेट है। लेकिन स्थूल त्रुटि के बारे में आपने पढ़ रखा है। स्थूल त्रुटि क्यों होती है? क्योंकि गणनात्मक, एक तरह से ये गणनात्मक त्रुटि है, ठीक है ना। एक तरह से ये क्या है? गणनात्मक त्रुटि है। इसके बाद आप ये भी समझिए कि अभी तक हम लोग जो भी पढ़े हैं वो मूल मात्रक में त्रुटियों को देखा गया, यानी मूल मात्रक कहने का सेंस है कि जो मूल भौतिक राशियां हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जिनको मापने के लिए मापक यंत्र होता है, उस तरह के भौतिक राशियों को जब हम लोग देखते हैं तो वहां पर हम लोग त्रुटि अल्पतमांक यानी कि लिस्ट काउंट से बता सकते हैं कि भैया इसका लिस्ट काउंट इतना है, तो इसके में इतनी त्रुटि होने की संभावना है। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि स्थूल त्रुटि यानी कि गणनात्मक त्रुटि को कैसे दूर करेंगे, तो इसके पहले तो गणनात्मक रूप से हम कभी व्यक्त कैसे करते हैं त्रुटि को, तो 3 तरीके से करते हैं। मैंने ये भी इसके पहले बता रखा है कि एक हो गया आपका निरपेक्ष त्रुटि। क्या हो गया? एक सेकेंड। निरपेक्ष त्रुटि एक आपका हो गया निरपेक्ष त्रुटि। तो निरपेक्ष त्रुटि क्या है? अगर हम लोग बात करेंगे निरपेक्ष त्रुटि की, तो निरपेक्ष त्रुटि वो त्रुटि है जिसका किसी दूसरे से हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर नहीं कर रहे हैं, यानी कि ये सीधा सीधा जितना भी त्रुटि है उसको बता दे रहे हैं। इसको इंग्लिश में बोला जाता है एब्सोल्यूट एरर। इसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर, यानी कि इसको क्या हो गया? निरपेक्ष त्रुटि कहने का मतलब होता है एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्यों आता है? तो जब भी हम कोई मापक यंत्र हमारा है, उसके मापने का पहली बात अल्पतमांक जो भी होगा वही उसका लिस्ट, जिसको हम लोग लिस्ट काउंट बोलते हैं, वही उसका क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट एरर, यानी कि निरपेक्ष त्रुटि, उसको ही बोलेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपसे कोई पूछता है कि आपेक्षिक त्रुटि क्या होती है? आपेक्षिक त्रुटि,
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपेक्षित त्रुटि को रिलेटिव एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर। और रिलेटिव एरर क्या हो गया, रिलेटिव एरर जिसको हम लोग बोलते हैं वो क्या हो गया, अगर हम लोग बात करते हैं रिलेटिव एरर कहने का सेंस, तो इसका मतलब ये है कि हम इसको किसी ना किसी चीज से रिलेट कर रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं, आपेक्षिक त्रुटि का मतलब हम किसी ना किसी से इसका क्या कर रहे हैं, संबंध देख रहे हैं, रेशियो देख रहे हैं। तो कहने का सेंस हो गया एब्सोल्यूट एरर को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कैसे करते हैं, प्लस माइनस डेल्टा ए। अगर मान लीजिए ए में है तो भौतिक राशि है तो ऐसा करके करते हैं, लेकिन अगर अपेक्षित त्रुटि की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाती है प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, जहां ए क्या है, उस भौतिक राशि का मान है और डेल्टा ए उसमें आई हुई त्रुटि है। ठीक है ना, ए क्या है, भौतिक राशि का मान है और डेल्टा ए क्या है, उसमें आई हुई त्रुटि है। इसके बाद देखिए, अगर उसके बाद हम लोग बात करेंगे, एक तो हो गया निरपेक्ष त्रुटि और एक हो गया अपेक्षित त्रुटि। ये दोनों त्रुटि हमको किस में मिल रही है, किसी तरह की भौतिक राशि, जैसे मान लीजिए कि एक लंबाई है, एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है जिसकी आपने लंबाई मेजर की है 5.3 सेंटीमीटर, 5.3 सेंटीमीटर, पर आपने जिस स्केल से मेजर की है उसका लिस्ट काउंट आपका 0.1 सेंटीमीटर है। इसका लिस्ट काउंट कितना है, यानी कि अल्पतमांक कितना है, 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब जब भी आप इसका लंबाई लिखेंगे तो आप इसकी लंबाई कितनी लिखेंगे, लंबाई ऐसे क्या लिखेंगे, L इज इक्वल्स टू 5.3 सेंटीमीटर जो आपने गणना किया है, प्लस माइनस डेल्टा 0. सॉरी देखिए प्लस माइनस 0.1, डेल्टा का कोई मतलब नहीं रह गया, डेल्टा तो हम लोग तब लगाते हैं जब वेरिएबल चीजों को देखते हैं। तो 5.3 प्लस माइनस 0.1 ये आपका क्या हो गया, लंबाई हो गया। ठीक है, ऐसे तो व्यक्त करेंगे। अब मान लीजिए कि आपको किसी भी चीज का एरिया निकालना है, यानी कि क्षेत्रफल निकालना है। अगर क्षेत्रफल निकालना होगा ठीक, ये मान लीजिए आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक, आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है और ये एक स्क्वायर है, ठीक है ना, मान लेते हैं ये एक स्क्वायर है और इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या देखेंगे, इसकी भी लंबाई, इसकी लंबाई क्या है, यहां से यहां तक हो गया, ये लंबाई यहां से यहां तक, वो भी कितना लिखेंगे आप, 5.3 प्लस माइनस 0.1। ठीक है ना, तो इसकी दो चीजें हम लोग अभी निकालने जा रहे हैं। पहली चीज हम लोग निकालने जा रहे हैं इसका पेरीमीटर, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग इससे क्या निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे, और पेरीमीटर निकालने के लिए बड़ा आसान होता है, आप क्या कर सकते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 से आप मल्टीप्लाई कर दिए, 4 से मल्टीप्लाई करिए या 4 टाइम्स इसको ऐड कर दीजिए। मैं ऐड कर देता हूं क्योंकि अभी हम लोग ऐड ही सीखने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, पहली बार आपने लिखा 5.3 प्लस माइनस 0.1, ठीक है, ये ऊपर यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया। फिर 5.3 प्लस माइनस 0.1 प्लस 5.3 प्लस माइनस 0.1 प्लस 5.3 प्लस माइनस 0.1, ठीक है। इसको आपने 4 बार लिख लिया। अच्छा, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 5.3 प्लस माइनस 0.1 है, तो हर स्थिति में पहली बार में 0.1 एरर आया, दूसरी बार में 0.1 एरर आया, प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है, लेकिन आपको इस बारे में सोचना नहीं है। क्यों, क्योंकि हम लोग अधिकतम त्रुटि की बात करते हैं, यानी मैक्सिमम एरर की बात करते हैं, और कभी भी हम लोग को मैक्सिमम तभी मिलेगा जब दो चीजें ऐड होगी। मान लीजिए कोई दो नंबर है, इन दो नंबरों को हम बोले कि इनको प्लस माइनस और लिखा हो ऐसा, प्लस माइनस ऐसा 4 और 18, तो आप बताइए कि इन दोनों का जो भी वैल्यू होगा वो मैक्सिमम, अधिकतम कब मिलेगा, अधिकतम हम लोग को तब मिलेगा, मान लीजिए भी प्लस माइनस है, तो अगर दोनों माइनस हो गया तब भी ऐड होना है, दोनों प्लस हो गया तब भी ऐड होना है, लेकिन हमको अधिकतम मान कब मिलेगा, अधिकतम मान तभी मिलेगा जब हम लोग योग करेंगे, नहीं जोड़ेंगे। जब हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, अधिकतम मान मिलेगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस माइनस
अगर हम लोग को अधिकतम देखना है, मैक्सिमम, मैं फिर से एक बात कह रहा हूं कि प्लस माइनस हम लोग को मैक्सिमम देखना है, वैल्यूज तो और भी मिलेंगी, लेकिन हम लोग को अगर मैक्सिमम देखना है तो ये क्या हो गया, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 22, ठीक है ना। ये 22 के सिवा कोई और अधिकतम वैल्यू नहीं हो सकती, 22 से अधिक कोई वैल्यू नहीं हो सकती। हाँ, 22 से कम कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन 22 से कम हमको देखना ही नहीं है, हमको देखना है अधिकतम। जब त्रुटि हम लोग देखते हैं तो त्रुटि देखते हैं कि अधिकतम त्रुटि कितनी हुई, हम ये नहीं देखते कि त्रुटि कितनी हुई, हम देखते हैं कि अधिकतम त्रुटि कितनी हुई। तो जरूरी नहीं कि हर बार एक ही जैसा वैल्यू आए। इसको देखिए, यानी कि हम लोग को अधिकतम देखना है, तो अधिकतम देखने के लिए पहले तो हम लोग इन सारे वैल्यूज को ऐड कर देते, तो 5.3 इंटू 4 हो गया, आप ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, आपका हो गया 5.3 इंटू 4, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5.3 इंटू 4 प्लस माइनस 0.1 इंटू 4, क्योंकि हर बार हम इसको क्या कर दिए हैं, ऐड कर दिए हैं। 5.3 को भी हमने 4 बार ऐड कर दिया है और 0.1 को भी हमने 4 बार ऐड कर दिया है, तो हमें वैल्यू कितनी मिल रही है, ठीक 21, सॉरी, ठीक है 21.2, क्या मिल गया हम लोग को वैल्यू, 21.2 प्लस माइनस 0.4, ठीक है। तो जब भी कोई भौतिक राशि किसी दो भौतिक राशियों के योग से प्राप्त होती है, यानी कोई भौतिक राशि ऐसी है जो किसी दो भौतिक राशि के योग से प्राप्त होती है, तो ऐसी स्थिति में उनकी त्रुटियों को हमको क्या करना होगा, योग करना होगा और उसके सिवा कुछ नहीं करना होगा। अब आपसे ये पूछा जाए कि यदि कोई दो भौतिक राशि एक दूसरे को घटा करके मिलती है, ठीक है ना, कोई ऐसी भौतिक राशि हो जो दो राशियों को आपस में घटा करके मिलती हो, ऐसी स्थिति में उनकी त्रुटि क्या होंगे, उस स्थिति में भी त्रुटि क्या होंगे, ऐड होंगे, क्योंकि हम बार बार बात कर रहे हैं इस चीज की। मान लीजिए कि कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है ए जो बी माइनस सी से मिल रही है, ठीक है। तो ए में त्रुटि हम लोग को देखना है, ए में हम लोग को त्रुटि देखना है, तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए बराबर अगर लिखते हैं b प्लस माइनस डेल्टा बी और माइनस c प्लस माइनस डेल्टा c, ठीक है। हम लोग इसको अगर लिखते हैं ऐसे, तो अगर हम लोग ये कहें कि डेल्टा a की वैल्यू कितनी होगी, तो डेल्टा a हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग को वो डेल्टा a निकालना है जो अधिकतम मान वाला हो। यानी अधिकतम मान वाला कौन सा होगा, जब हम डेल्टा b और डेल्टा c दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ेंगे, भले बीच में माइनस है फिर भी हम लोग क्या करेंगे, यहां पे जोड़ देंगे और यहां पे डेल्टा ए बराबर हो जाएगा डेल्टा बी प्लस डेल्टा सी, और बाहर आप लिख देंगे इसके प्लस माइनस डेल्टा बी प्लस डेल्टा सी, ठीक है ना। तो मेरी बात समझिए कि हम लोग जब भी ऑपरेट करते हैं तो हम लोग को क्या निकालना होता है, अधिकतम मान निकालना होता है। क्या निकालना होता है, अधिकतम मान निकालना। तो अधिकतम मान निकालने के लिए हम लोग को कुछ नहीं करना है, जब भी हम लोग को अधिकतम मान निकालना है तो हम लोग को जोड़ना ही है, घटाना कभी नहीं है, ठीक है ना। अधिकतम हम लोग को तभी मिलेगा। चलिए अच्छा, चलिए हम लोग इससे हम लोग को कई कई बातें समझ में आ गई। और जो हम लोग करने जा रहे हैं कि माना यदि कोई मतलब यदि कोई भौतिक राशि इस तरह से मिल रही है, यदि कोई एक भौतिक राशि है जो दो भौतिक राशियों के योग से प्राप्त होती है, तो ऐसी स्थिति में उनका जो त्रुटि होगा वो कितना होगा, वो भी इनके निरपेक्ष त्रुटि के योग के बराबर होगा, ठीक है ना। निरपेक्ष त्रुटि के योग के बराबर होगा, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात अगर मैं कहूं, यदि कोई दो भौतिक राशि ऐसी मिल रही है कि दो दूसरी यानी कोई भौतिक राशि किन्हीं दो भौतिक राशियों के घटाने से प्राप्त होती है, तो ऐसी स्थिति में भी उनका जो त्रुटि होगा वो निरपेक्ष त्रुटि के योग के बराबर होगा, ठीक है। यदि कोई दो भौतिक राशि ऐसे मिल रही है, यदि कोई दो भौतिक राशियों का गुणन करने से कोई नई भौतिक राशि प्राप्त होती है, तो ऐसी स्थिति में भी हम लोग क्या लिखेंगे, अगर a इंटू
b इंटू सी है, a इज इक्वल्स टू b इंटू सी है। तो ऐसी स्थिति में भी आप क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे आप निरपेक्ष त्रुटि की जगह पे आपेक्षिक त्रुटि को जोड़ेंगे, लेकिन जोड़ेंगे, ठीक है ना। जैसे क्या है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा a अपॉन a, ये हो गया आपेक्षिक त्रुटि किसका, a का, बराबर डेल्टा b अपॉन b, ये क्या हो गया आपेक्षिक त्रुटि b का, प्लस डेल्टा c अपॉन c, ये क्या हो गया अपेक्षित त्रुटि c का। तो मैंने क्या बोला है कि अगर आपको पता करना है जो मतलब फाइनल भौतिक राशि है, यार आज का कुछ समझ में नहीं आ रहा, 8 बज गया। तो अगर कोई ऐसी भौतिक राशि है जो दो भौतिक राशियों के गुणन से प्राप्त होती है, तो ऐसी स्थिति में भी क्या होगा, उनके आपेक्षिक त्रुटि क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। यानी कि कभी यहाँ पे माइनस नहीं होगा, यानी दो लोग अगर त्रुटि कर रहे हैं तो उनकी अगर दोनों आपस में मिल गए तो अब त्रुटि और बढ़ेगी, ऐसा नहीं कि एक दूसरे को करेक्ट करने लगेगा, ठीक है ना। तो चलिए, अब इसका मतलब ये हो गया कि ये आ गया आपका तीसरा कंडीशन, जब क्या हो रहा है कि कोई एक भौतिक राशि दो अलग अलग भौतिक राशियों के गुणन से प्राप्त हो रही है। अगर इसके बाद हम लोग बात करें कि कोई ऐसी भौतिक राशि है जो भाग से प्राप्त हो रही है, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में भी उनके आपेक्षिक त्रुटि को हम लोग क्या करने वाले हैं, जोड़ना ही पड़ेगा। तो यहां पे जो उसकी आपेक्षिक त्रुटि क्या हो जाएगी, डेल्टा a अपॉन a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा c अपॉन c। ये हो गया आपका चौथा कंडीशन। पांचवा कंडीशन ये है कि मान लीजिए कि कोई ऐसी भौतिक राशि है जो दो अन्य भौतिक राशियों के घात से प्राप्त हो रही है, ठीक है ना, दोनों के क्या हो रहा है, घात से प्राप्त हो रही है। यानी अगर b पे घात a है और c पे घात b है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में हम लोग कैसे जोड़ेंगे। तो इसमें भी आपको क्या करना है, अपेक्षित त्रुटि को ही क्या कर देंगे, अगर आपको निकालेंगे तो हमेशा अपेक्षित त्रुटि ही निकाल लेंगे। अब आप कहेंगे सर इस तरह की स्थिति में हम निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालेंगे, तो भैया निरपेक्ष त्रुटि इस तरह की स्थिति में निकालने की जरूरत भी नहीं है और निकाला भी नहीं जाता। अगर आप चाहें तो इसको निकाल भी सकते हैं। आपको निकालना क्या है, डेल्टा ए ही तो निकालना है ना, मान बाकी पता होगा, ए अगर आपका मान पता है तो आप निकाल लीजिए, आप निरपेक्ष त्रुटि भी निकल जाएगा। निरपेक्ष त्रुटि कौन सा है, डेल्टा ए अपॉन ए, सॉरी निरपेक्ष त्रुटि कौन सा है, डेल्टा ए, और आपेक्ष त्रुटि कौन सा है, डेल्टा ए अपॉन ए। तो अगर आपको निरपेक्ष त्रुटि निकालना है तो कुछ नहीं करना है, पूरा मान आपको दिया ही होगा। मान लीजिए इस पूरे का मान 10 है और डेल्टा ए आपको निकालना है, ए आपको पता है, तो उसका ए से कर दीजिए, गुणन कर दीजिए। कहने का मतलब यह है कि इस तरह की स्थिति में आपको निरपेक्ष त्रुटि निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू ए पे घात, अगर ए आप क्या कर लेंगे, यहां पे बाहर कर लेंगे प्लस माइनस, ठीक है, यहां क्या कर लेंगे, ए बाहर कर लेंगे, डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है, प्लस बी डेल्टा सी अपॉन सी। यानी घात क्या हो जाएंगे, ऐसी स्थिति में आगे आ जाएंगे। अब आप कहेंगे सर अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति हो कि कोई एक ऐसा भौतिक राशि है जो कोई एक ऐसा भौतिक राशि है जो ऐसा कुछ इस तरह से है कि ऊपर क्या है, एक मल्टीप्लाई कर रहा है, जैसे b पे घात a है और c पे घात b है। इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में वो ऊपर वाली ही स्थिति समान रहेगी और यहां पे भी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा c अपॉन c, सॉरी b डेल्टा c अपॉन c, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये वो स्थिति है जब भाग में आपको मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि त्रुटियां हमेशा जुड़ती ही हैं। अरे इस बात को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, दो लड़के हैं, तो एक लड़के की गलती करने की आदत है, ठीक है ना, और दूसरे की भी गलती करने की आदत है। तो जब दोनों आपस में मिल जाएंगे तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में वो बड़ी गलती करने की आदत डालेंगे, ठीक है ना। क्यों, ऐसा स्थिति नहीं हो सकता कि एक पहला वाला दूसरी गलती को सुधारने लगे, ये कभी नहीं होता है, ठीक है ना। ये इम्प्रैक्टिकल है कि अगर कोई दो गलती करने वाले आपस में मिलेंगे
तो गलतियां और बढ़ेंगी, घट नहीं सकती हैं, ठीक है ना। तो हमेशा उनकी गलतियों का योग होगा, उनमें कभी रिडक्शन नहीं होने वाला है, कम होने वाला नहीं है। तो इस तरह से आप ये समझ सकते हैं, ये पूरा सूत्र है। अगर आप चाहें तो पूरा फॉर्मूला इसको नोट कर सकते हैं। जब दो भौतिक राशियां जुड़ेंगी, जो दो भौतिक राशियां घटेंगी, जब दो भौतिक राशियों में गुणन होगा, जब दो भौतिक राशियों में भाग होगा, जब दो भौतिक राशियों पे घात होगा, और जब घात क्या हो, ऋणात्मक होगा। यानी हर एक स्थिति में आपको बता दिया हूं, इसके आगे कुछ नहीं है त्रुटि में, आपको इसके ज्यादा समझना भी नहीं है। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं सार्थक अंक की। सार्थक अंक क्या होते हैं, जिसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। सार्थक अंक, ये इसी के साथ साथ खत्म हो जाएगा। देखो, सार्थक अंक इस बात का मापन होता है कि जिस भौतिक राशियों को भी मापा गया है उनको कितने डिजिट तक, यानी कितने अंक तक उनके वो एकदम सही सही मापा गया। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पे गोल्ड मेजर करने जाते हैं, सोना मेजर करने जाते हैं, तो आपने देखा होगा वो ग्राम के भी 3 पीछे रह के चलता है, ठीक है, ऐसा कुछ होगा 0.385 ऐसा करके दिया हुआ है। ऐसी स्थिति में उसका आप क्या बोलेंगे कि उसका कितना है, सार्थक अंक कितना है, तो भैया उसका सार्थक अंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। उस पॉइंट से पहले 0 का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या रूल होते हैं, क्या क्या नियम होते हैं सार्थक अंक यानी सिग्निफिकेंट फिगर जानने के लिए। सिग्निफिकेंट फिगर या सार्थक अंक को जानने के क्या क्या रूल होते हैं। पहली बात ये समझ लीजिए, यदि कोई ऐसा नंबर दिया हुआ है नॉन जीरो, यानी कि अशून्य अंक, अशून्य जितने भी हैं, अशून्य अंक जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो नंबर्स सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। अब इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है 256 kg, तो यहां पे सार्थक अंक कितना हो गया, यहां पे सार्थक अंक कितना हो गया, 3, ठीक है ना। तो जितने भी अशून्य हैं वो क्या है, अशून्य अंक क्या हो जाएंगे, आपके सार्थक अंक हो जाएंगे। लेकिन अगर यहीं पर ऐसा लिखा हुआ है जीरोज या फिर शून्य, अगर ऐसा कंडीशन है, मैं सीधे कंडीशन की बात करता हूं, लिखने से बेहतर है, इस चीज को समझिए। अगर इस तरह की स्थिति है कि 256 ऐसा दिया हुआ है, इतना केजी, ठीक है, 25,600 kg या 25,600 kg कहीं दिया हुआ है, इसमें सार्थक अंक कितने हैं। तो भैया देखो, इसमें जो ट्रेलिंग जीरो है, यानी कि जो पीछे वाले जीरो हैं, इनको हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं, जो हम लोग सिर्फ और सिर्फ उनको करेंगे जो आगे की तरफ है। इसका मतलब इसका जो सार्थक अंक हो गया वो कितना हो गया, 3, ठीक है ना। इसके साथ साथ कभी कभी आपने देखा होगा ऐसा लिखा होता है 0.06 kg, ठीक है। इस स्थिति में भी ये जो जीरो है, ये वाला जो जीरो है वो क्या हो गया, यहां पे ये सार्थक हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये कि ये 10 डिजिट तक कैलकुलेट कर सकता है। तो यहां पे जो सार्थक अंक हो गया वो कितना हो गया, 2। यानी याद रख लीजिएगा कि जो अशून्य अंक से पहले वाले शून्य हैं, जो उससे पहले वाले शून्य हैं, वो सार्थक अंक में होंगे, लेकिन अशून्य अंक के जो बाद वाले शून्य हैं वो सार्थक अंक नहीं होंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक और कंडीशन है, कंडीशन ये है कि मान लीजिए 2 अशून्य अंक हैं, इनके बीच में बहुत सारे शून्य हैं। अब इसमें बताइए कितने सार्थक अंक होंगे। इसमें जो सार्थक अंकों की संख्या होगी वो 1 2 3 4 5 यानी 5 होगी। इसमें 5 से कम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 2 अशून्य अंकों के बीच के जितने भी शून्य होते हैं वो क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। 2 अशून्य अंक के बीच के जितने भी अशून्य होते हैं वो क्या होते, वो 2 अशून्य के बीच में जितने भी शून्य होते हैं वो क्या हो गए, सार्थक अंक हो गए। इसके साथ साथ देखिए, अगर ऐसा बोलता है डेसिमल कंडीशन, डेसिमल के साथ क्या है, मान लीजिए आपसे बोलता है 0.3 kg, या मैं सिर्फ केजी में ले रहा हूं, आप किसी में भी ले सकते हैं। तो इसमें सार्थक अंक कितना है, इसमें जो सार्थक अंक है वो सिर्फ 1 है, ठीक है ना। अच्छा, अगला कंडीशन देख लीजिए कि अगर
ऐसा दिया हुआ है 0.03 kg, इसमें सार्थक अंक कितने हैं? तो एक बात समझिए, डेसिमल के और सीधे वाले नंबर में अंतर होता है। आप अगर डेसिमल से पहले देखेंगे तो जो शून्य अशून्य के बाद हैं वो सार्थक नहीं है, और जो अशून्य से पहले हैं वो सार्थक हैं। लेकिन डेसिमल में क्या होगा, इसी का विपरीत हो जाएगा, जो अशून्य से पहले हैं वो सार्थक अंक नहीं होंगे। लेकिन अगर वहीं पर, यहां पे सार्थक अंक सिर्फ एक है, लेकिन अगर वहीं पर ऐसा लिखा हुआ है 0.300 kg, ठीक है ना, यहां पर सार्थक अंक कितने हो गए, यहां पे सार्थक अंक हो गया 3 यानी 3, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, सार्थक अंकों की संख्या 3 हो जाएगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हम इसको समझने की कोशिश करेंगे तो इस तरह से समझते हैं सार्थक अंक क्या है, वो ये देखता है कि मापन का कितनी शुद्ध की गई है, कितने ज्यादा एक्यूरेट की गई है। तो देखिए यहां पर अगर 256 kg दिया हुआ है, इसका मतलब सार्थक अंक 3 है, यहां 3 ही होंगे। लेकिन अगर 25,600 kg दिया हुआ है, यानी ये क्या है, ये जो दोनों शून्य हैं वो अशून्य के बाद आते हैं। अगर हम लोग डेसिमल से पहले देखेंगे तो वो शून्य जो अशून्य के बाद आते हैं वो सार्थक अंक नहीं होंगे। तो यहां पे भी आपका सार्थक अंक की संख्या क्या हो गई, 3 हो गई। इसके साथ अगर 06 kg में आएंगे तो यहां क्या हो गया कि ये वो शून्य है जो अशून्य से पहले आया है, याद रखिए अशून्य से पहले आया है, तो ये सार्थक अंक में होगा। यानी ये बता रहा है कि जो भी मापन यंत्र है वो 2 डिजिट में क्या कर सकता है, मापन कर सकता है। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें ये है आपका 20,002 kg, इसका मतलब क्या है कि दो अशून्य के बीच में जितने भी शून्य होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, सार्थक होते हैं। यानी यहाँ पे जो सार्थक अंकों की संख्या हो गई वो 5 हो गई। इसके साथ अगर हम लोग 0.3 kg बोलेंगे तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या 1 है, 1 है, ठीक है ना। अगर 0.03 kg बोलेंगे तो यहां पर भी सार्थक अंकों की संख्या 1 है, ठीक है। यानी डेसिमल के बाद अशून्य से पहले जो जीरो आते हैं वो सार्थक अंक नहीं होते हैं। अगर यहीं पे उसके विपरीत देखेंगे कि डेसिमल के बाद और अशून्य के बाद, यानी कि ट्रेलिंग जो उसके बाद आ रहे हैं जीरोस, ये क्या होंगे, सार्थक अंक में कैलकुलेट होंगे। इसका मतलब यहां पे सार्थक अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहां पे सार्थक अंकों की संख्या 1 हो जाएगी। ये कंप्लीट कंडीशन है जिसमें आपको सार्थक अंकों की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो मैं फिर से एक बार बता दूं कि जितने अशून्य नंबर है वो सारे सार्थक हैं, अशून्य के बाद वाले जीरो सार्थक नहीं है, अशून्य से पहले वाले जीरो सार्थक हैं, अशून्य के बीच का जितने भी जीरो होंगे वो सार्थक होंगे। यहां देखिए डेसिमल के ये वाला जो जीरो है वो सार्थक नहीं है, ठीक है ना। अगर हम लोग बोलेंगे कि ये डेसिमल के बाद और अशून्य से पहले, डेसिमल के बाद और अशून्य से पहले जो जीरो होंगे वो सार्थक नहीं होंगे। डेसिमल के बाद अशून्य के बाद जो जीरोज होंगे वो सार्थक होंगे, ठीक है ना। ये सारे कंडीशन है, इसको आप अलग अलग से नोट्स कर सकते हैं। बाय द वे, हैव अ नाइस डे एवरीवन। आज के लिए इतना ही। इसके साथ ही इस चैप्टर को खत्म कर दिए। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और इसके साथ साथ हम लोग नए तरीके से नए फेज में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ तक का जो भी हम लोग का रास्ता था वो रास्ता सिर्फ और सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी को समझने का था, क्योंकि ये समझे रहेंगे तभी हम लोग फिजिकल क्वांटिटी पे ऑपरेट कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे एवरीवन, बाय।